हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी लोगों को। आज हम क्लास सेवन्थ का चौथा चैप्टर हम लोग करने वाले हैं। क्लास सेवन्थ का है और 3 चैप्टर हम इससे पहले कर चुके हैं। चौथा चैप्टर हम आज से करेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है न्यू बिगनिंग्स सिटी एंड स्टेट, यानी कि नवारंभ, यानी नया नया कुछ बन रहा होता है तो उसके लिए नवारंभ, नए राज्य, नए शहर, नगर, तो उनके निर्माण की बारे में हम यहाँ पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने है कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र, एक कोटेशन कौटिल्य का कि द किंगडम शैल बी प्रोटेक्टेड बाय द फोर्टिफाइंग द कैपिटल एंड द टाउन एट द फ्रंटियर्स। द लैंड शुड नॉट ओनली बी कैपेबल और sustaining the population but also outsider in time of climate. It should be beautiful, being endowed with cultivable land, mine, timber, forest, elephant forest, and good pressure rich in cattle. It should not depend only on rain for water. It should have good road and waterway. It should have a productive economy with a wide variety of commodities. यानी कि यहाँ पर कौटिल्य ने एक राज्य की जो संकल्पना है वो इस तरह से दी है कि एक जो राज्य है उसकी जो वो राज्य की रक्षा के लिए राजधानी तथा सीमांत जो नगर है उनको जो है बनाने की या किलों को निर्माण करने की आवश्यकता होती है। और भूमि जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो न केवल जनसामान्य का पोषण कर सके बल्कि वो अपने समय समय पर आने वाले लोगों का भी जीवन निर्वाह कर सके। राज्य क्षेत्र रमणीय होना चाहिए, बहुत सुंदर होना चाहिए और उसके साथ साथ ही इसमें कृषि योग्य कृषि हो, खनिज युक्त प्रदेश हो या फिर लकड़ी वन हो या हाथियों के लिए वन हो और गायों के लिए चरागाह वगैरह हो। तो ये सारा कुछ उस राज्य में होना चाहिए जिसमें कृषि योग्य क्षेत्र हो, भूमि हो। और साथ ही ये जो है ना कि केवल वर्षा पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इस राज्य में नदियाँ, जलाशय वगैरह और अन्य स्रोत भी होने चाहिए। सड़कें तथा जलमार्ग की जो व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी हो और उसके साथ साथ ही राज्य में उत्पादन और जो अर्थव्यवस्था है वो अलग अलग प्रकार से वस्तुओं से भरपूर मात्रा में वैरायटीज़, यहाँ पर वैरायटी एज कमोडिटीज़ बहुत सारी होनी चाहिए। ऐसा जो है अरस्तु के द्वारा एक राज्य की संकल्पना की गई। जैसा कि हम जानते हैं एक ऐसे ही राज्य के बारे में यहाँ पे पिक्चर दी हुई है। मगध जो महाजनपद था, यहाँ की राजधानी जो थी राजगृह, वहाँ पे एक हमें अवशेष मिले हैं कुछ। ये कुछ इस तरीके की संरचना यहाँ पे हुई है आसपास से पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में, और बीच में एक कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कि नगर बसाया गया था या एक कोई शहर का डिज़ाइन होता है जिस तरह से, वैसा कुछ यहाँ पे बना हुआ है। उसके साथ साथ ही हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। वर्ड इज़ मेंट बाय सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो भारत में जो द्वितीय नगरीकरण था उससे क्या उसका मतलब है, क्या अभिप्राय है आपका, वो हमारे सामने अभी थोड़ी देर में जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे इसका आंसर मिलेगा हमें। उसके साथ साथ ही दूसरा क्वेश्चन है वाई वे आर द जनपदास एंड महाजनपदास इन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इन इंडिया अर्लियर हिस्ट्री। तो इसने जनपदों और महाजनपदों के टाइम पे जो प्रारंभिक इतिहास है उसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम जानेंगे। व्हाट काइंड ऑफ द सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस डिड दे एवॉल्व। तो यहाँ पे जनपद और महाजनपद किस प्रकार से शासन प्रणाली को, शासन व्यवस्था को किस वजह से उन्होंने विकसित किया था, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो स्टोरी है वो शुरू हो रही है 2000 साल पूर्व से, सेकेंड मिलेनियम BCE, यानी कि 2000 साल पूर्व जो शताब्दी थी, यानी कि उस टाइम पे यहाँ पे चैप्टर शुरू हो रहा है इंडस और हड़प्पा जो सभ्यता है उसके बारे में। और उस वो शहर जो थे हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के, वो सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी के आसपास बसे होने की वजह से उनको
सिंधु सभ्यता भी बोला गया है। तो सभ्यता का विघटन 2000 साल पहले हो गया था लगभग। कई बार आपको 1700 ईस्वी, 1700 से 2000 या 2500 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड मिलता है। एग्जैक्ट डेटा कुछ है नहीं, वेरिएशन थोड़ा बहुत हो सकते हैं। तो इन्होंने बोला है कि 2000 साल पहले ये व्यवस्था थी। ये जो नई एनसीईआरटी है इसमें 2000 साल पहले की बात हमारे सामने एनसीईआरटी के द्वारा की गई है। तो इन्होंने बोला कि अन्य जो नगर थे वो उस समय तक बस चुके थे, यहाँ पे जीवन यापन करते हुए, परंतु उनके ग्राम्य जीवन शैली की तरफ उन लोगों को लौटना पड़ा था। हड़प्पा के जो लोग थे, इन लोगों को, कुछ स्थानीय लोग भी थे जो अपनी जीवन निर्वाह के लिए जीवन यापन कर रहे थे, और उसके साथ साथ ही ग्राम्य जीवन शैली की ओर इन्हें भी लौटना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हड़प्पा कालीन जो नगर हैं वो लुप्त हो गए। कौन कौन से? ये भव्य निजी और जो सार्वजनिक भवन थे, वो भीड़ भाड़ वाले जो मार्ग थे, और जो व्यस्त बाजार यहाँ के थे, वो विभिन्न शिल्पकारों के जो समूह थे, ये सारे के सारे लुप्त हो गए थे। जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे मार्केट से लेकर के व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो गई थी। तो आगे क्या है? जो धातुकार है, यानी कि मेटल स्मिथ, पोर्टर हो या फिर बिल्डर एंड वेबर, क्राफ्ट पीपुल एंड सो ऑन। तो ये सारे जो हैं शिल्पकार समूह जो अपने हाथों से कोई न कोई वस्तु का निर्माण कर रहे थे, ये सब समय के साथ साथ लुप्त हो गए। इसके साथ साथ ही राइटिंग सिस्टम यहाँ का जो था वो कैसा था? उन्नत राइटिंग सिस्टम हो या फिर उन्नत जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था, शासन तंत्र इसके पीछे विद्यमान है जो कि वृहद, एक बहुत बड़े व्यापार स्तर पर, लार्जर स्टेट स्ट्रक्चर पे ये क्या कर रहा था? शासक वर्ग का नेतृत्व करता था। इस प्रकार क्या हो रहा है कि प्रथम शताब्दी जो ईसा पूर्व है, यानी कि बीसी तक ये लोग क्या कर रहे थे? whole millennium urban life remaining absent from India, through there many have been the few towns here and there in North India। तो यहाँ पे उत्तर भारत के कुछ भागों में कहीं कहीं पर नगरीय सभ्यता जो थी उसके अवशेष मौजूद थे, और ज़्यादातर शहर जो थे वो हड़प्पा के वो समाप्त हो चुके थे। अभी हम आगे देख रहे हैं कि इस चित्र में हमें दिख रहा है कि गंगा नदी के जो आसपास का क्षेत्र है वो हमें दिखाया जा रहा है। ये गंगा नदी का क्षेत्र है जो कि उपजाऊ क्षेत्र था, और ये पीछे साइड जो है ये सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र है। तो ये क्या है? ये समय के साथ साथ ये वाला क्षेत्र लुप्त हो गया। यहाँ से वैसे तो ये नगरीय सभ्यता वो लगभग उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी, ऊपर कश्मीर से लेकर के ये गुजरात क्षेत्र तक भी फैली हुई थी, लेकिन समय के साथ साथ ये लुप्त हो गई, ऐसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक, और यहाँ पश्चिम पाकिस्तान से लेकर के हमारा उत्तर प्रदेश तक ये फैली हुई थी। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आगे है हमारा चैप्टर कि यहाँ पे क्या है कि Indeed, there with important regional culture well we need know not study here। तो यहाँ पे हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा अभी इनकी महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में नहीं कर रहे हैं। ऐसा फर्स्ट मिलेनियम बीसी पे क्या हो रहा है कि गंगा के जो मैदान थे वो सिंधु घाटी के कुछ क्षेत्रों तक, इसमें निकटवर्ती क्षेत्रों तक यहाँ पर नए नए और जीवंत जो नगर थे उनके चरम प्रारंभ हुआ था, यानी कि बहुत एकदम चरम तक ये लोग पहुंच चुके थे। स्प्रेडिंग ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, तो ये एकदम चरम सीमा पर थे, और संपूर्ण जो उपमहाद्वीप है यहाँ पर विस्तार हुआ। और नवीन नगरीयकरण के साक्ष्य हमें दो प्रमुख स्रोतों से प्राप्त हुए थे। पहला है आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, और दूसरा है हमारे सामने एशियन लिटरेचर डिस्क्राइबिंग। तो एक तो हमें आर्कोलॉजिकल चीज़ें मिली, प्राचीन नगर हों, उनके अस्तित्व, उनकी पुष्टि हमें हुई, उनकी जानकारी हमें मिली।
exhibition that have been confirmed the extents of those ancient urban centers, and second is ancient literature describing them, late Vedic Buddhism, late Vedic जो हमारा लिटरेचर था वो बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर एंड फुल ऑफ रेफरेंस टू दीज न्यू अर्बन सेंटर। तो यहाँ पे जो उत्तर वैदिक जो हमारी एशियन थे वो हमें मिले, लिटरेचर हमें मिला, और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसके साहित्य हमें मिले, और नए नए नगरों का इस पर उल्लेख हमें प्राप्त हुआ है। तो नगरीकरण के इस चरण में क्या हो रहा है कि द्वितीय नगरीकरण के तौर पर हम इसको जानते हैं। ये जो नगरीकरण, दूसरा वाला जो नगरीकरण हुआ है, ये नगरीकरण गंगा के प्लेन्स के आसपास वाले क्षेत्र में हुआ है। ये शुरुआत में ये नगरीकरण पहले हम देखते हैं कि हड़प्पा के आसपास में हुआ था, हड़प्पा और सिंधु नदी, सरस्वती नदी के आसपास में, लेकिन बाद में ये गंगा प्लेन के आसपास हुआ। तो यहाँ पर जो है ये दो तरीके के स्क्रिप्ट हमें, दो तरीके के सोर्सेज हमें मेनली मिलते हैं। 1000 ईस्वी के आसपास में ये गंगा नदी के आसपास बस रहा है। 2000 ईसा पूर्व में हड़प्पा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद बीच में 1000 ईस्वी का ऐसा कुछ फिक्स हमें डेटा और कुछ भी लिटरेचर हमें नहीं मिल रहा है, कुछ भी ऐसा एविडेंस हमें नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए हमें बाद के जो एविडेंस मिल रहे हैं उसको हमने बोला है सेकंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण की बात हमने इस दौरान की है। इस दौरान क्या हो रहा है, जब इस सेकंड अर्बनाइजेशन हो रहा है, अभी हमने, क्योंकि इस चैप्टर में जैसे कि हमने बात करी कि यहाँ पे हमने हड़प्पा वाले क्षेत्र के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सेकंड अर्बनाइजेशन पे ही बात करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड अर्बनाइजेशन जिस समय हो रहा है उसमें जनपदास और महाजनपदास का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है। अब जनपदास क्या होते हैं और महाजनपदास क्या होते हैं, इसके बारे में हमने जानना है। अच्छा, जनपद, जन और पद दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। जन का मतलब होता है लोग, और पद का पद या पदा का मतलब होता है पैर। तो वेयर द पीपुल जना हैव सेट फुट, पदा दैट इज हैव सेल्टेड डाउन। जहाँ पर लोग निवास करने लगे उसी को बोल दिया गया जनपदास। और सिंपल सा ये कब डेवलप हो रहा है, ये सेकंड मिलेनियम रीजनल कल्चर धीरे धीरे यहाँ पर पुनर्संगठित होने लगा, क्षेत्रीय जो संस्कृतियाँ थी। ये लोग एज पीपल फॉर्म क्लेन और ग्रुप्स प्रोबेबली शेयरिंग ए कॉमन लैंग्वेज एंड कॉमन कस्टम, ईच क्लेन कम टू बी एसोसिएटेड विथ ए टेरिटरी और जनपदास लीड बाय ए राजा और रूलर। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो लोग हैं ये संभवतः ये लोग समान भाषा और समान संस्कृति के रूप में संगठित हुए। प्रत्येक जो क्लेन है, जो कुल है या उनका वंश है, वो एक नियत भूभाग से जुड़ गया, और यानी कि लोग पहले जैसे घुमंतु जीवन जी रहे थे वो धीरे धीरे एक जगह पर स्थिर जीवन जीने लगे, एक जगह पर निवास करने लगे। उसी निवास करने वाले स्थान पे जन और पद, यानी कि जहाँ पे लोगों के पैर पड़े वहाँ पर ही वो लोग निवास करने लगे और वो उनका निवास क्षेत्र बन गया। तो ये यहाँ पे जो कुल था, जो एक वंश था, उसका जो मुखिया होगा वो राजा या फिर एक शासक, वहाँ पे एक उनका प्रधान, एक प्रमुख या एक सीनियर सिटीजन जो होगा वो बन गया था। और धीरे धीरे वो एक रूल एक जगह पे इस्टेब्लिश होकर के करने लगे, एक व्यवस्थाएं उन्होंने अपने लिए चलाई। तो इसी को हम बोलते हैं जनपदास। द जनपदास grow as trade network expanded and connected them by the 8th and 7th century BCE. Some of those early states had migrated together. The resulting bigger unit were known as महाजनपदास। तो जैसे जैसे व्यापारिक मार्ग और वाणिज्य क्षेत्रों में विस्तार होना शुरू हो गया, वैसे वैसे विभिन्न जनपदों को आपस में जोड़ने लगे, वैसे वैसे ये जनपदों का विकास होने लगा। ये कब हो रहा है, 8वीं और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो प्रारंभिक जनपद हैं वो विशाल राज की इकाइयों में परिवर्तित होने लगे, जिन्हें हमने बोला महाजनपदास। यानी कि
छोटे छोटे यूनिट पे अलग अलग जगह पे लोग निवास करने लगे और इसी निवास क्षेत्र के पूरे क्षेत्र को, अब इस वाले क्षेत्र को बोला गया महाजनपदास। और ये जो थे ये जनपद थे, ये जनपद हैं, और ये जो है इससे बड़ा वाला जो सर्कल है ये महाजनपदास है। छोटे छोटे यूनिट पे एक बड़ा शासक बाद में धीरे धीरे बनना शुरू होगा जो महाजनपद बन गए। प्राचीन ग्रंथों में महाजनपदों की अलग अलग सूचियाँ हमें मिली, परंतु एक प्रमुख जो प्रचलित सूची है उसके अकॉर्डिंग हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ये महाजनपद जो है उत्तर पश्चिम में गंधार से लेकर के नॉर्थ ईस्ट में अंग वाले क्षेत्र तक, ईस्ट एंड टू द अनामिका इन सेंट्रल इंडिया। तो बीच में यानी मध्य भारत में क्या है, अनामिका करके एक जनपद हमें मिलता है, और पूर्व में, उत्तर पश्चिम में गंधार और पूर्व में अंग तक, ये मध्य में अस्मक के राज्य जो है मध्य में हमें देखने को मिलता है इन द सेंटर इंडिया, क्लोज टू द गोदावरी रिवर। ये क्या है, अस्मक गोदावरी नदी के एकदम निकट वाला क्षेत्र है। और अतिरिक्त जो यहाँ पर अन्य महाजनपद थे छोटे छोटे इंडिपेंडेंटली, यहाँ पे स्मॉलर जो जनपद हैं वो कंटिन्यूड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, यहाँ तक हमने चर्चा कर ली। यहाँ पे हमने क्या है, यहाँ पे हमें बोला गया है कि नोट हाउ मैनी ऑफ द महाजनपदास आर कनेक्ट, how many of the Mahajanpada are concentrated in the Ganga plain. There are several possibilities reason of this including। तो ठीक है, यहाँ पे महाजनपद जो मैदानी क्षेत्रों में केंद्रित थे और अनेक कारण इसके हो सकते हैं। गंगा के उर्वरक मैदानी क्षेत्र हैं जो कृषि के लिए बहुत कृषि के विकास के लिए बहुत उपयोगी थे, और उसके साथ साथ ही ये एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए और फर्टाइल गंगा प्लेन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। द एबिलिटी ऑफ द आयरन्स ओर, यहाँ पे हमें धीरे धीरे पहाड़ियों पर लोहे की उपलब्धता भी यहाँ पे हमें मिलती है, और नए नए वाणिज्यिक न्यू ट्रेड नेटवर्क, यहाँ पे नए नए नेटवर्क जो है फॉर्म होने लगे या उसका विकास होने लगा व्यापार के लिए। तो इसलिए ये इन क्षेत्रों में जाकर के बसे होंगे ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे हमें मैप में हमें देखने को मिल रहा है, मैप अगर हम देखते हैं तो हमें अलग अलग राज्यों के बारे में जानने को मिल रहा है। ये मैप आपकी बुक में होगा तो आप इसमें एक बार देखेंगे ध्यान से। तो मैप में 4.3 यही मैप जो है यहाँ पे शो द महाजनपदास कैपिटल मोस्ट वेयर फेयरली लार्ज विल fortified city with the moat running outside the fortifications as further defense. Often the gateway through the rampart wall would be deliberately keep narrow. So guard many control the movement of people and good entering to leaving the city. It's a fascinating to note the most of those ancient capital continue to be living cities today, modern city that are often 2500 year ago. तो यहाँ पे हमारे जो ये मॉट है ये क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है, ये क्या है, खाई, एक तरीके की खाई। और किलेबंदी करने के लिए शहर के चारों ओर एक गहरा क्या होगा, एक चौड़ा सा गड्ढा पानी से भरा होता था किले के बाहर से। अगर ये किला है तो इसके बाहर से एक खाई बना दी जाएगी, इस खाई में पानी भर दिया जाएगा ताकि इस किले को भेदने से आने वाला जो पहले यहाँ से जो भी व्यक्ति आएगा वो इस खाई में हो सकता है
ध्वजा एक सुरक्षित किले को सुरक्षित करने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई होती थी। तो यहाँ पे क्या है, जो महाजनपदों हैं इनकी राजधानी को मैप में हमने अभी देखेंगे भी थोड़ा सा देखा जैसा कि, तो ये नगर जो थे विशाल थे और सुदृढ़ बहुत मजबूत किलों से युक्त थे, जिसके बाहरी सुरक्षा हेतु एक खाई या एक मोड़ बनाया गया था। और दुर्गों को जो प्राचीरों के प्रवेश द्वार थे वो जानबूझ करके बहुत सकरे बनाए गए थे। थ्रू द रामपार्ट वुड बी द डेलिबरेटली, तो यानी कि ये जानबूझ करके बहुत छोटे छोटे बनाए थे ताकि शहर के अंदर इंटर करने के लिए व्यक्ति 1 बाय 1 करके इंटर होगा, वो सारे जो है इकट्ठा जो है लोग भीड़ भाड़ करके नहीं जाएंगे, इसलिए ये बनाए गए थे। नगरों में प्रवेश और निकासी वाले जो जन और वस्तुओं का जो प्रहारियों द्वारा नियंत्रण किया जा सकते थे। विचारणीय तथ्य है या हमारा सोचने वाला जो तथ्य है वो ये कि प्राचीन राजधानियाँ आज भी नगरों के रूप में विद्यमान थी। आधुनिक नगर जो थे लगभग 2500 साल प्राचीन हैं और उस समय ये पूरी तरह से आधुनिक और पूरी कॉन्सेप्ट के साथ, सोच समझ के साथ बनाए गए थे। फिर धीरे धीरे हमारे सामने आता है कि अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन क्या था, धीरे धीरे क्या आने लगा कि जो प्रत्येक जनपद है इसमें एक सभा और एक समिति होती थी, सभा और समिति होती थी यहाँ पे, और हर काउंसिल में कुलों से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श होगा। यानी कि आप जिस कुल में रह रहे हैं उस कुल के सारे कामकाजों के बारे में चर्चा होगी, वहाँ पे कृषि से संबंधित चर्चा होगी, वहाँ पे आय व्यय का सारी चर्चाएं यहाँ पे लोग करेंगे। और सभा और समिति ये हमें सबसे पहले कहाँ मिलता है, एशियन टेक्स्ट वेदास में, यानी कि वेद जो हमारे लिखे गए थे वहाँ पे इसके बारे में जानकारी मिलती है। संभव है कि ये सभाओं के अधिकांश सदस्य कुल के जो है सीनियर सिटीजन्स होंगे, वरिष्ठ जन ये होंगे, ये ऐसा माना जाता है। एल्डर इन द क्लेन, तो कुल के जो है सीनियर एल्डर्स होंगे, ये ऐसा माना जाता है। राजा वॉज नॉट एक्सपेक्टेड द रूल इंडिपेंडेंटली और आर्बिट्रेटली, तो यहाँ पर जो राजा होंगे वो बहुत स्वतंत्र रूप से काम नहीं करेंगे और अपनी स्वेच्छा से शासन नहीं कर रहे होंगे। वो क्या काम करेंगे, वो बाकी जो सीनियर जो कुल के जो मुखिया हैं उनके माध्यम से ये काम करते थे, उनकी सहायता लेकर के ये काम करते थे। एक अच्छा राजा वही माना जाता था जो मंत्रियों और प्रशासकों की जो सभा और समिति है उससे परामर्श लेकर के निर्णय लेगा। और कुछ ग्रंथों के अनुसार हमें ये जानकारी मिलती है कि यदि कोई राजा अयोग्य है तो उस सभा और समिति के लोग उसको क्या कर देंगे, पद से हटा देंगे। ये तक इन कुल के मुखियाओं के पास अधिकार होते थे, परंतु इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये मतलब कुल मिला के ये एक क्या थी, एक विधि द्वारा संपन्न परंपरा थी, क्योंकि हमारे पास उस कालखंड के उस समय के बहुत ज़्यादा डेटा मौजूद नहीं है। वी हैव फॉर सच अ रिमोट पीरियड ऑफ द इनकम्प्लीट, तो इनकम्प्लीट हमारे पास डेटा है तो हम इस पर ज़्यादा केवल अनुमान ही लगा पाते हैं। यहाँ पे अगर हम मैप में अगर देखें तो कुछ ये है, अस्मक राज्य हमें सबसे नीचे दिख रहा है, अस्मक राज्य है, अवंती है, उज्जैनी में, और यहाँ पे वैशाली क्षेत्र बहुत मजबूत दिखेगा, चंपा क्षेत्र बहुत मजबूत दिखेगा, कौशला जो है, वत्स है, यहाँ पे मत्स्य हो गया, कुरु इंद्रप्रस्थ वाला क्षेत्र है, तो त्रिपुरी छेदी जो है, कौसंबी वाला क्षेत्र है। ये अलग अलग यहाँ पे 16 जनपदों के बारे में जितना भी विवरण हमें मिलता है वो हमें मिलता है। ऐसे ही कुछ, यानी कि हम देख पा रहे हैं ये सारे क्षेत्र जो है उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्रा यमुना के आसपास वाले क्षेत्र हैं। ये उत्तर गंगा जो है यहाँ से निकल करके बे ऑफ बंगाल में निकल रही है, और ब्रह्मपुत्रा तो यहाँ से पूर्व से आकर के गंगा में मिल जाएगी,
और यमुना थोड़ा सा पीछे से आकर के प्रयागराज में आकर के इससे मिल जाती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो क्षेत्र है वो गंगा और उसकी सहायक नदियों, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के आसपास वाला क्षेत्र ही है जो डेवलप हो रहा है उस टाइम पीरियड पे। तो यहाँ पर राजनीतिक प्रणाली कैसे है, वो महाजनपदों ने जनपदों के मूल सिद्धांत का विस्तार से इन्होंने जो है उसको लिया, एक्सपेंडेड टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द जनपदास। तो जनपदास में जिस तरह से शासन हो रहा था वही उनका बेसिक प्रिंसिपल था। और समवेयर इन इफेक्टेड monarchy in the sense that the Raja was the unlimited authority supported by the minister and an assembly of elder. His position was the hereditary in the sense of the Raja would usually be the son of the previous one. तो यहाँ पे क्या है, राजा जो थे वो मूल सिद्धांत इनका पहले का वैसे ही था जैसा पहले जनपदों में हो रहा था। और राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। यहाँ पर राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था और मंत्री और जो उनके वरिष्ठ जन थे वो सभा और समिति का समर्थन प्राप्त होता था उन लोगों को। और राजा का जो पद है वो सामान्यतः क्या हो रहा है, हेरिडिटरी होता है, वंशानुगत होता है। अर्थात वर्तमान में जो राजा है वो किसी राजा का ही पुत्र होगा। राजा के प्रमुख उत्तरदायी होते थे क्या करना है, टैक्स कलेक्ट करना है। राजा का सबसे कलेक्ट टैक्स और रेवेन्यू और मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पे राजा के कामकाज होते थे ये। और राजधानी में सुदृढ़ करना है, उसके जो किले हैं, जो दुर्ग हैं, उनको भी मजबूत करना इसका काम है। फोर्टिफिकेशन बिल्ट अराउंड देयर कैपिटल्स एंड मेंटेन an army to defend the territory or wage war with neighboring one। तो आसपास के जो नगर के आसपास के क्षेत्र में जो लोग हैं, जो राज्य हैं, उनके भी ये क्या कर रहे हैं, उनसे भी सुरक्षित करने के लिए ये एक सेना का, मजबूत सेना का भी निर्माण और उसका संचालन करेंगे। मगध एक राज्य यहाँ पे सामने आता है इसी दौरान। मगध लोकेटेड इन पार्ट ऑफ द टुडे बिहार। तो आज के जो बिहार वाला क्षेत्र है यहाँ पर मगध क्षेत्र था। कौशला इन पार्ट ऑफ द टुडे उत्तर प्रदेश। अवंती इन पार्ट ऑफ द टुडे मध्य प्रदेश। वेयर अमंग द मोस्ट पावरफुल सच स्टेट। तो ये सबसे पावरफुल स्टेट थे। कौन कौन से? मगध, कौशला और अवंती, ये सबसे पावरफुल थे। अभी कैसे पावरफुल बने ये आगे आगे हमें स्टोरी में पता चलेगा। हाउएवर एटलीस्ट 2 महाजनपदास वज्जी और वज्जी या विज्जी एंड द नेबरिंग मल्ला, 2 जो नगर थे महाजनपदास थे, हैड द डिफरेंट सिस्टम। द सभा और समिति हैड मोर पावर एंड टुक इम्पोर्टेंट डिसीजन थ्रू द डिस्कशन and if necessarily through vote supersignly and this included the section of the राजा। ये वज्जी वाला जो क्षेत्र है, महाजनपद है, ये मल्ल और यहाँ की जो वज्जी और मल्ल जो है, यहाँ की व्यवस्था जो थी वो अलग थी। और यहाँ पर जो सभा और समिति है, इनकी शक्तियाँ जो इनको बहुत ज़्यादा प्राप्त थी और सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श और आवश्यकता अनुसार मतदान द्वारा निर्णय ये लोग कर पाते थे। और ये सबसे बड़ा शॉकिंग है कि महाजनपदों में राजा का चयन भी सभा और समिति के द्वारा ही किया जा रहा था। इसका मतलब यह है कि ये महाजनपद राजतंत्र नहीं थे। यहाँ पे डेमोक्रेटिक रूल्स जो है कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। सरप्राइजली द इंक्लूडेड द सेक्शन ऑफ द राजा, दिस मीन्स ऑफ द दोज महाजनपदा विच वे आर द कॉल्ड गंगा गणास और गणराज्य। यहाँ पे जो इन क्षेत्र है ये कैसे हैं, एक तरह से गणतांत्रिक प्रणाली, गण और संघ के रूप में ये लोग कार्य कर रहे हैं। यहाँ की शासन प्रणाली क्या है, गणतांत्रिक है, मोनार्कीज नहीं है। यहाँ पे फंक्शन माइट बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिंस
member of the assembly were the one of the select the rule and take major decision. In fact, scholars have often called the earlier republic as they are indeed one of the earliest such system in the world. तो ये सबसे पूरे विश्व का सबसे पहले गणतंत्र प्रणाली यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। वज्जी और मल्ल वाले जो महाजनपद है, वत्स जो महाजनपद है, यहाँ की हमें एक चित्र हमारे सामने दिया हुआ है। यहाँ के राज्य की कौसंबी में एक भवन जो है उसके समूह के कुछ अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे चित्र में आपको दिख रहा होगा। तो आज के लिए हम यहीं पर इस क्लास को ख़त्म करते हैं। कल हम दूसरे लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप एक सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक लाइक ज़रूर कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।